हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ नेक्स्ट पेपर लेकर। सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ था, तो हम आज लेकर आए हैं यूजीसी नेट जून 2013 का पेपर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं जैसे कि प्रश्न नंबर आपको पता है जैसे होता है प्रश्न पत्र फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 में से आपको ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स और सारे एमसीक्यूज होंगे। तो इसलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सूची एक और सूची दो को मिलाना है, जिसमें सूची एक में पुस्तक का नाम यानी किताबों के नाम है और सूची दो में आपके राइटर्स हैं, उनके लेखक हैं उनके। तो पहला है आपका स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1811। सेकंड है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1881। थर्ड है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1841 और डी है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको। स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1811 का है आपका, जॉन मेलकम की है ये बुक। और सेकंड क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1881, ये है आपकी पुस्तक जेम्स मिल की है ये। थर्ड है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1841, ये आपकी है एल्फिस्टन की है ये बुक। और अगला है आपका द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक ही बचा, ये किसकी है, वी एस स्मिथ की है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू विच आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे एक में एक अभिकथन है, दूसरा तर्क दिया गया है। तो अभिकथन कहता है नव पाषाण युग के पश्चात धातु युग आया, करेक्ट। दूसरा कहता है कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा, करेक्ट, दोनों सही है। मैं आपको बता दूं कि नवपाषाण काल था जो मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना प्रारंभ किया था। वैसे हम कह सकते हैं मध्य पाषाण काल में मानव ने कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास, ये कहीं कहीं पर हमें साक्ष्य दिखते हैं इस चीज के। उन्होंने ये प्रारंभ किया था, लेकिन जो विकसित रूप में है वो नवपाषाण काल में किया था उन्होंने। नवपाषाण काल में धातु युग भी प्रारंभ हो चुका था, पाषाण युग के पश्चात ही हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपके सही हैं और ये क्या करता है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कहता है सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी रिपीट हो चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे याद नहीं है कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया, लेकिन डेफिनेटली ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो जैसे जैसे हमारा सीरीज आगे बढ़ता जाएगा तो आपको ध्यान भी आ जाएगा आपको कि हाँ, अगर आप ये सब चीज नोटिस करोगे कि कौन से ईयर में आया क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए है घोड़े की मृण मूर्ति, बी है आरायुक्त मृण पहिया, सी है यज्ञ वेदी, डी आपका शवाधान। ओके, तो घोड़े की जो मृण मूर्ति है वो मिली थी आपकी मोहनजोदाड़ो से, और आरायुक्त मृण पहिया जो आपका बनावली से मिला था, यज्ञ वेदिका आपका कालीबंगन से मिली थी, और शवाधान एच ये आपका हड़प्पा से, ये पूरा नाम है जो शवाधान RH37 था, तो ये आपका हड़प्पा से मिला था। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट। अभी तक आपने देखा होगा तो इसका भी ऑप्शन ए सही है, इसका भी ऑप्शन ए सही है, इसका भी ऑप्शन सही है, कोइंसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये कहता है भारतीय इतिहास में प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर है H.G. रॉलिंसन। अगला क्वेश्चन है सूची एक सूची दो का मिलान कीजिए। सूची एक है विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम और सर जॉन मार्शल, करेक्ट। उसके बाद इसका सूची दो में है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक्सेट्रा, और हमें ये बताना है कि ये कौन किससे मैच करता है। तो मैं बता दूं विलियम जॉन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन आप ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यही सेम ऑप्शन है, पहले भी आ चुके हैं। तो विलियम जोन्स जो है आप, ये क्वेश्चन तो सेपरेटली बहुत बार आ चुके हैं, विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेप बहुत बार, कनिंघम का भी आया है, सर जॉन मार्शल का भी आया है, तो सेपरेटली भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो विलियम जोन्स जो है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इससे मैच करता है। तो मैं ऐसे कर देती हूँ यहाँ पे ऑप्शन 4 ऐसे लिख देती हूँ मैं, करेक्ट। उसके बाद आता है जेम्स प्रिंसेप जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, उन्होंने ये वहाँ की लिपि का उद्वाचन किया था, यानी उसको समझा था।
उन्होंने उसके बाद कनिंघम की बात करते हैं। कनिंघम ने भारतीय सिक्के से संबंधित है उनका। उसके बाद आता है आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल का किससे, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका डी डी ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर मैच हो रहा है, और ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन ए सही बैठा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में नरेश यानी नरेश मीन्स राजा, और सूची 2 में राज्य हैं, तो कौन किस राज्य से संबंधित था। तो मैं बता दूं, ब्रह्मदत्त है, जरासंध है, जन्मेजय और अश्वपति। ब्रह्मदत्त जो है आपने पढ़ा होगा, काशी का राजा था, और जरासंध आपको पता होगा मगध में है। जन्मेजय जो है ये कुरु राजा थे, कुरु। और अश्वपति जो है आपको कैकेयी के। आपको मैं इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती हूँ। जो ब्रह्मदत्त था तो काशी का था, और ये बहुत ही प्रतापी राजा था। जरासंध, जरासंध के बारे में आपने महाभारत देखा होगा, आपको तो आपको पता होगा जरासंध उसमें राजा था, बृहद्रथ वंश का राजा था। जरासंध बहुत ही बलशाली और क्रूर भी था ये जरासंध, और जिसको भीम ने, पांडव कुमार भीम ने क्या किया था, उसको पराजित कर इसको मारा था। उसके बाद जन्मेजय, ये कुरुवंश का, कुरुवंश मतलब कौन, ये महाभारत में जो पांडव थे उन्हीं के जो वंश थे उनको कुरु कहा जाता था, कुरुवंश के थे। अश्वपति वो कैकेयी के थे। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, ऑप्शन बी सही बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे। यस, प्राचीनतम जो भारतीय सिक्के थे वो तांबा और चांदी के बने थे, और इन्हीं सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में सीता कर लागू होता था। सीता कर लागू होता था व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों को कालक्रम में दीजिए। एक है अग्निमित्र, पुष्यमित्र, सुमित्र और सुज्येष्ठ। तो मैं आपको बता दूं, या तो आपका पुष्यमित्र के बारे में बता देती हूँ, जो मतलब मुझे लगता है कि वैसे हैं उनकी, जिनके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता सकती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। जो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश था, उसका जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ। उसका जो सेनापति था वो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र जो ये है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। ये पुष्यमित्र हो गया। ये बहुत प्रतापी शासक था। इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। पतंजलि इसके राजपुरोहित थे। उसके बाद आता है आपका पुष्यमित्र शुंग के बारे में बता दिया। उसके बाद तो मैं आपको सीधे सीक्वेंस ही बता देती हूँ इनका। अग्निमित्र, पुष्यमित्र, सुमित्र और सुज्येष्ठ में से पहले नंबर पाएंगे पुष्यमित्र, करेक्ट। फिर दूसरे नंबर पाएंगे अग्निमित्र, तीसरा नंबर पाए सुज्येष्ठ, चौथे नंबर पाएंगे सुमित्र। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत संकेत था। 10वां क्वेश्चन ये था यूनानी प्रभाव। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और ये जब क्वेश्चन आया था, ये ग्रुप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये इसमें से एक होता है, ऐसे क्वेश्चन आया था इसका। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इस ओर आपके बहुत स्थान है, और ये भी स्थान है, हमें बताना है कि कौन सी जगह पर है। पहला है विक्रमशिला, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है बेसनगर, चौथा है नागार्जुन कोंडा। तो आपको मैं बता दूं, जो विक्रमशिला है, आपको पता होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, बहुत फेमस है, बिहार में है। वल्लभी आपको बहुत फेमस है, आपको पता होगा द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी, जैन सभा कहें या संगीति कहें, वो वल्लभी में हुई थी, गुजरात में। तीसरा है बेसनगर, बेसनगर आपका मध्य प्रदेश में है। चौथा आपका ऑप्शन है आपका नागार्जुन कोंडा, ये तो आपका आंध्र प्रदेश में है। यस, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राचीनतम सती का प्रमाण मिलता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका ऑप्शन ये है भानुगुप्त का एरन अभिलेख, एरन स्तंभ लेख।
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में शासक हैं, सूची 2 में उनके शिलालेख हैं जो उनसे संबंधित हैं। तो पहला है कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त और परांतक सेकंड। तो आपको बता दूं, ये सबसे पहले तो बिलसद अभिलेख देखोगे, ये कुमारगुप्त प्रथम का है, ये बहुत फेमस है, ये तो आपको पहले आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुमारगुप्त सेकंड का जो है वो सारनाथ शिलालेख है। उसके बाद आता है बुद्धगुप्त का जो है एरन शिलालेख है। उसके बाद ये एरन, ये वाला एरन स्तंभ अभिलेख है, ये शिलालेख है। शिलालेख और स्तंभ लेख में डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है परांतक सेकंड, परांतक सेकंड का था उत्तर मेरूर शिलालेख। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 दे रखे हैं। 4 क्या है, राजा है सिंह विष्णु, परमेश्वर वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन प्रथम। मैं आपको बता दूं, ये चारों के चारों जो है पल्लव वंश के शासक हैं। तो पल्लव वंश के शासक हैं, तो जो सिंह विष्णु है ये इनको कहा जाता है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इनको। उसके बाद आते हैं परमेश्वर वर्मन और नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन। द्वितीय नंबर पाएंगे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन इनकी रचना है मत विलास प्रहसन, इनकी रचना है। और इनके दरबार में एक बहुत ही फेमस लेखक थे, क्या नाम है उनका, राज कवि थे, कौन, भारवी। इन्होंने किसकी रचना की थी, किरात अर्जुनियम की रचना की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। इवन मतविलास प्रहसन भी आ चुके हैं। मतविलास प्रहसन किसकी है, महेंद्र वर्मन प्रथम की है। उसके बाद आपका तीसरे नंबर आपका आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने नरसिंह वर्मन जो प्रथम है, इन्होंने क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ये बहुत फेमस है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर आते हैं परमेश्वर वर्मन सेकंड। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बता दिया, सिंह विष्णु आएंगे, फिर महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर परमेश्वर वर्मन सेकंड आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, याद रखना, कभी भी ऐसे ऑप्शन देता है तो वो फेमस का ही देता है, क्योंकि उसको पता जिसने कुछ काम किया हो वही क्वेश्चन आते हैं इतिहास में या कहीं भी अगर नोटिस करोगे तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिण भारत के राजाओं के निरंतर संघर्षरत रहने का कारण क्या था। दक्षिण भारत का था, ये था गोदावरी कृष्णा नदियों और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा। एक्चुअली क्या है, दक्षिण भारत में आपने देखा होगा, अभी भी देखा होगा आपने, कावेरी जल विवाद है आपका कहाँ, तो आप देखोगे तो दक्षिण भारत में नदी की कमी है। समुद्र है बट नीचे है, जो पीने योग्य जल है, सिंचाई के लिए है, उसकी कमी है। तो ये है, ये तब से चलता रहा, प्राचीन काल से चलता रहा है, कृष्णा गोदावरी नदियों की उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 क्वेश्चन है। तो वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। करेक्ट। एक्चुअली उन्होंने क्या कहते हैं, कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है, ठीक है। तो जो सही है मैं बताती हूँ। वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये करेक्ट है। दूसरा है कि यह कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी, ये भी करेक्ट है। तीसरा है, उनका ग्रंथ खजाइन उल फुतूह सुल्तान कैकुबाद के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है, ये गलत है। जो खजाइन उल फुतूह है, ये पुस्तक आपकी खजाइन उल फुतूह जो पुस्तक है, आप ये खजाइन उल फुतूह पुस्तक है, ये इन्हीं की है, खजाइन उल फुतूह पुस्तक। लेकिन इस पुस्तक में क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान से संबंधित वर्णन है, तो इसलिए ये गलत है। चौथा ऑप्शन कहता है संगीत वाद्य सितार उनका आविष्कार माना जाता है, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। 17वां क्वेश्चन कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, परित्यक्त हौज खास की सफाई करवाई और उसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया। तो ये है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बहुत सारे काम किए। मैं बता देती हूँ, फिरोज मतलब उन्होंने लोक निर्माण विभाग का गठन किया था।
तब तब कर लिया था, लोक निर्माण विभाग का गठन किया था। उन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार की मरम्मत कराई और उसके एक मंजिले का विद्युत पात के कारण जो होता नष्ट हो गया था, और इसी के पास में उन्होंने एक क्या किया, मस्जिद बनाया और इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरों का उन्होंने जीर्णोद्धार भी किया था। कुतुब मीनार के दक्षिण में स्थित एक हौज खास शमसी तालाब है, और एक हौज ए अलाई जो वर्तमान में जो हौज खास है उसकी उन्होंने नाली बंद हो गई थी, उसकी भी मरम्मत कराई थी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। इसमें संत कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो पहले है कबीरदास, कबीर, सूरदास, एकनाथ, तुलसीदास। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि रिपीटेड है, क्यों तुलसीदास की रचनाएं आती हैं, सूरदास की भी रचनाएं आती हैं, कबीर की भी रचनाएं आती हैं, समटाइम्स एकनाथ की भी रचनाएं आती हैं, तो इसलिए हमें याद कर लेना चाहिए। तो कबीर की जो रचना है वो है बीजक, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा। और उसके बाद आता है आपका सूरदास, उनकी है भ्रमर गीत। एकनाथ उनकी है भावार्थ रामायण। तुलसीदास की कौन सी है, विनय पत्रिका। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट बता देती हूँ। कबीरदास की जो शिष्य हैं भागदास, उन्होंने ही बीजक का संकलन किया था। जैसे होता था पहले, हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात भी करते हैं, किस संकलन ही हुआ था उसका। जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, जितने भी उनका भी संकलन ही किया गया था, क्योंकि जब देवताओं ने उनके मंत्र उच्चारण ये सब बताया था, तो पहले क्या होता था, सब चीज लोग ओरली याद रखते थे, एकदम मौखिक याद रखते थे। जैसे पाठशाला में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी वो लोग मौखिक होता था, वहाँ पे लोगों का पढ़ाई जो होती थी मौखिक होती थी। वो मुझे याद है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको भी उसको मौखिक ही यानी ओरल ही याद करना है। तो उसके बाद जब उस समय बीतता गया, फिर उसके बाद लोगों ने क्या करना, उनका जैसे भोजपत्र पे लिखा जाता था पहले, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये पेज यानी पन्ने जो होते हैं हमारे लिखने के लिए, उनका आविष्कार हुआ, चाइना में हुआ था इसका आविष्कार क्या। तो ये आविष्कार हुआ, उसके बाद हमें ये लिखना शुरू हुआ, तो इसी का संकलन किया गया था। तो ऐसी जो बीजक है कबीरदास जी की, जो उनकी जो उन्होंने जो कहा था, उनका क्या क्या किया गया, संकलन किया। उनके जो शिष्य थे उन्होंने किया था, उनके शिष्य का नाम था भागदास, उन्होंने किया था। और उसके बाद सूरदास की बात करते हैं, तो इन्होंने सूरदास जो थे संत थे, जो वल्लभाचार्य उनके शिष्य थे, और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे फेमस रचनाएं सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, और भी बहुत सारी हैं। तुलसीदास की बात करते हैं, इनका तो बहुत बार आ चुका है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, और भी बहुत सारे हैं इनकी रचनाएं हैं। एकनाथ जो हैं ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। भावार्थ रामायण जो है इनकी फेमस पुस्तक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसका यह दावा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना था। ये कहते हैं जियाउद्दीन बर्नी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में सल्तनत कालीन प्रादेशिक राज्य है, और उनके दूसरे उसमें है उनकी सूची है, शासक है। पहले है गुजरात सल्तनत, बहमनी, कश्मीर, मालवा। गुजरात का जो शासक था वो थे महमूद बगेड़ा, बहमनी के थे आपके अहमद शाह प्रथम। उसके बाद है कश्मीर का जो सुल्तान था वो था सुल्तान सिकंदर। मालवा का जो था महमूद खिलजी प्रथम। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित कर दिया था, और वो थे इस्लाम शाह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। और ये है अकबर की गुजरात विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, दाग प्रथा की शुरुआत, इलाही युग का प्रारंभ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अकबर ने जो गुजरात विजय की थी वो 1572 में की थी। हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था, आपको बहुत पता है, फेमस था।
महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। दाग प्रथा की शुरुआत हुई थी 1574 में हुई थी। इलाही युग का प्रारंभ हुआ था 1583 में। अब मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे एक चीज है, डाक प्रथा की जो शुरुआत हुई थी 1574 में हुई थी, तो अकॉर्डिंग टू विच हमारे पहला आता है ये आपका 1572 73 में होती, तो मैं 1500 ही है, तो मैं सीधे आगे के क्वेश्चन लिखती हूँ। आपको पता है मैं अच्छा नहीं लिखती हूँ। 1572 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, 1576 में हुआ था। उसके बाद आता है दाग प्रथा की शुरुआत हुई थी 74 में, और उसके बाद आता है आपका इलाही 83 में। अब इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बैठता है, पहला ये वाला आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी सही होना चाहिए, लेकिन जो यूजीसी ने जब ऑप्शन दिया था तो इसका आंसर दिया था ऑप्शन नंबर बी। अब पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा दिया था, लेकिन मैंने दाग प्रथा की शुरुआत 74 में पढ़ा है, तो ये आप अगर चाहो तो इसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह 5 हजारे किस राजवंश से संबंधित थे? ये थे राठौर वंश, कहाँ के? बीकानेर वाले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। तो आपको मैं बता दूं कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और किसके बीच हुआ था? हेमू के बीच हुआ था। ये तो इब्राहिम लोदी दिए है, तो ये गलत है, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी का, तो ये ऑप्शन गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर बनाम राणा उदय सिंह, नहीं, अकबर बनाम महाराणा प्रताप हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब वर्सेस दारा, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और उसके बाद आता है आपका सामूगढ़ का युद्ध, औरंगजेब बनाम शाहशुजा, नहीं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो मैंने बता दिया आपको, धर्मत का युद्ध औरंगजेब बनाम दारा शिकोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है 25वें सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 क्या है? खासा ए शरीफा, बी है सब सहबंदी, सी है तलब, चौथा है जकात। तो जो खासा ए शरीफा है ये क्या होता है? बादशाह का अपना प्रतिष्ठान। सहबंदी जो आपका होता है वो होता है विशेष अवतार के लिए नियुक्त सैनिक। तलब जो होता है ये होता है मनसबदार की वेतन मांग। जकात होता है मार्ग शुल्क। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। शहर दूर से आकर्षक लगते हैं, परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों एवं भीड़ की हड़बड़ाहट में खो जाते हैं। मुगल कालीन भारत के शहरों के बारे में उपरोक्त टिप्पणी किसके द्वारा की गई है? ये फेमस क्वेश्चन है। ये क्या था? फादर मॉन्स्ट्रेट द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। यह किसका कथन है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण के लिए अनवरत कार्य किया? ये टेवर्नियर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कथन एक अभिकथन, और दूसरा क्या है? तर्क दिया गया है। अभिकथन क्या कहते हैं? अनेक मुगल अमीर अपने नाम से या व्यापारियों की साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं। और तर्क कहता है, ये सही है। और तर्क क्या कहता है? बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मीर जुमला ने समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया था। ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने सामुद्रिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरिये वालों की संज्ञा दी थी? ये था वॉन ल्यूर। बदतमीज कहीं का, ऐसे कैसे कह सकता है? क्वेश्चन नंबर 30 के कहते हैं, एक और लेखक है दूसरी ओर पुस्तक है, हमें क्या करना है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। सुनील कुमार, द इमरजेंसी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये सही है। कैथरीन बी एशर तथा सिंथिया बी तालवेल, इंडिया बिफोर यूरोप, ये भी सही है। हरबंस मुखिया, ये है द मुगल्स ऑफ इंडिया, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है? फरहत हसन, राइटिंग द मुगल्स वर्ल्ड, ये गलत है। मैं गलत सुमेलित जो गलत है वो बताना था। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आलमगीर सेकंड, अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, नहीं, तो पहला आता है आपका जहांदार शाह। फिर आते हैं आपका
मोहम्मद शाह, फिर आते हैं मोहम्मद शाह का, ये मोहम्मद शाह रंगीला था, उसके पुत्र आते हैं अहमद शाह, फिर आते हैं आपका आलमगीर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जेम्स ऑगस्टन हिक्की के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो क्या कहते हैं, पहला कहते हैं वह भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत था, ये सही है। वह बंगाल क्रॉनिकल के संस्थापक थे, नहीं ये गलत है। लेकिन आगे जो ऑप्शन भी पढ़ेंगे हम, उसने सदैव प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, करेक्ट। कंपनी सरकार ने उसे निडर पत्रकार होने के कारण जेल भेज दिया था, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये है आपके कौन है, कानवालिस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय महिला संघ विमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी आपके मद्रास में। अगला है स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन पुस्तक के लेखक ये हैं आप ताराबाई शिंदे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, आंदोलन और क्षेत्र। पावना, मोपला और कौन है, दक्कन, बारदोली। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बहुत सारे किसानों से संबंधित, मजदूरों से संबंधित जो भी ये है, आप लोगों को ये रट लीजिए, क्योंकि इस बार जरूर क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो पावना विद्रोह था वो हुआ था आपका पूर्वी बंगाल में। मोपला विद्रोह आपका मालाबार क्षेत्र में हो रहा था। तो ऑप्शन में यहीं पे लगा देती हूँ, ऑप्शन नंबर 4 इसके सामने, ऑप्शन 4 लगा देती हूँ, ये 4 से संबंधित है। अगला क्या कहते हैं आपका, दक्कन दंगे। दक्कन आपका महाराष्ट्र में हुआ था, तो महाराष्ट्र में, तो मैं यहीं पे लगा देती हूँ महाराष्ट्र, कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर। उसके बाद आता है बारदोली, ये आपका गुजरात में हुआ है, ये तो आपको पता होगा, 1928 में फेमस वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित, ऑप्शन नंबर इससे बी सही है। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किस वर्ष हुआ? 1909 में हिंद स्वराज लिखी महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? ये है महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है, पूना समझौता के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए सीटों की गिनती क्या हुई थी? ये बढ़ी थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं इससे संबंधित आपको कुछ फैक्ट बताना चाहती हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ था कि अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो राज करो या बांटो या राज करो की नीति का अनुसरण किया था उन्होंने। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, जिस समय की ये बात हो रही है, तो ये थे आपके रैमजे मैकडोनल्ड थे। तो उन्होंने 1932 में एक निर्णय लिया या घोषणा की, सांप्रदायिक घटना की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कहा जाता है कि रैमजे का ये सांप्रदायिक घटना जो उन्होंने एक घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि इस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके लिए सदस्यों का पृथक चुनाव मंडल होना चाहिए। स्त्रियों के लिए स्थान का आरक्षण एवं वाणिज्य उद्योग, चाय खनन, बागान संघों तथा जमींदारों को प्रतिनिधित्व मिला। दलित वर्गों को अल्पसंख्यक करार देकर उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल से एक मत देने की अधिकार मिला। तो ये क्या हुआ कि जैसे आपका 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, उसमें आपको क्या किया था, इन्होंने मुस्लिम्स के लिए अलग निर्वाचन मंडल बना लिया। तो एक अभी आपको पता होगा हिंदू मुस्लिम कितना एक बड़ा डिस्प्यूट है। तो ऐसी अंग्रेजों की दूसरी चाल क्या थी, उन्होंने दलितों को भी क्या कर दिया, हिंदुओं से या फिर भारतीय जो आम लोग हैं उनसे उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल देने की बात कह दी। तो ये अब हमारे भारत के लिए, हमारे भारत में कितनी डाइवर्सिटी है आपको पता होगा, जगह जगह पे हमारा धर्म बदल जाता है, वहीं पर हमारा क्या बोलते हैं, वहाँ पे जाति बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। तो इतनी डाइवर्सिटी है, तो ऐसे अगर वो पहले मुस्लिम्स को अलग किया, फिर हमारे यहाँ उसके बाद दलितों को अलग करते और ऐसे उसके बाद सिखों को अलग करते, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता, भारत में दिक्कत हो जाती। तो
अंग्रेजों के ये मत को, ये घोषणा देखा उन्होंने, ये जैसी ये घोषणा हुई रैमजे मैकडोनल्ड की, वहाँ के प्रधानमंत्री की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की, तो महात्मा गांधी ने उन्होंने क्या कर दिया, आमरण अनशन कर दिया। तो उस टाइम वो 1932 की बात है, उस टाइम गांधी जी क्या थे, जेल में थे, और उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो गांधी जी एवं भीमराव अम्बेडकर, तो आपको पता होगा दलितों के जो सबसे बड़े नेता तो भीमराव अम्बेडकर थे। तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर मिले और उन्होंने एक दूसरे से बातें की, संपन्न हुआ एक समझौता। तो इसी को गांधी अम्बेडकर पैक्ट या गांधी अम्बेडकर समझौता भी कहा जाता था, या पूना पैक्ट भी समझौता कहा जाता था। तो उसमें बातें हुई, महात्मा गांधी ने क्या बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर से कहा कुछ बातें हम आपको रखते हैं, और आपको ये पृथक निर्वाचन जो मंडल आपको मिल रहा है वो बात त्याग दें, आप लोग वो स्वीकार ना करें। तो गांधी जी ने कहा कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का जो विचार है वो आप छोड़ दें, इस और उसके बाद क्या करें, हम ये उसके लिए ये कंपेंसेशन की तरह देंगे कि प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए 71 से बढ़ाकर 147 147 सीट सुरक्षित कर दिया उन्होंने। और केंद्रीय जो विधानमंडल है उसमें कुल सीटों का 18% दलितों के लिए सुरक्षित कर दिया। और इससे भी और भी बहुत सारे प्रावधान थे, तो इससे ये क्वेश्चन आपको आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है, ये तो सीटें बढ़ा दी गई थी, कितनी बढ़ा दी गई थी, 71 से 147 सीटें कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई। गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई, वो क्या थी, खेड़ा के किसान आंदोलन में। अगला क्वेश्चन आता है 41, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा के सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ये थे पंडित रमाबाई। तो अगले क्वेश्चन, पंडित रमाबाई ने जो थे वो महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए बहुत काम किया, उन्होंने महिला समाज का गठन किया। पहली बार उन्होंने क्या किया, विधवाओं के लिए शिक्षित करने के लिए उनको प्रयास किया, और बम्बई में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 42वां, किस वर्ष शारदा अधिनियम बना था, तो किस वर्ष शारदा अधिनियम बना था, ये बना था आपका 1929 में शारदा अधिनियम बना था। किसकी सहायता, राय साहिब शारदा के प्रयास से। और उसमें लड़कियों और लड़कों की जो विवाह की उम्र है वो कितनी कर दी गई, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 की इसकी मांग की उन्होंने, शारदा अधिनियम। रानी गर्डिनुलू जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, वो कहाँ की थी, नागालैंड की थी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 44, निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था। पहला है रास बिहारी बोस, दूसरा है लक्ष्मी सहगल, तीसरे हैं रास बिहारी घोष, चौथे हैं जनरल मनमोहन सिंह। अब मैं बता देती हूँ कि इन्होंने, ये कौन थे, रास बिहारी घोष नहीं थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, घोष और बोस में उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए थे, तो रास बिहारी बोस थे, ना कि रास बिहारी घोष। तो अगला क्वेश्चन है 45, फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सत्ता छोड़ जाएंगे कब, जून 1948 तक, करेक्ट। तो एक्चुअली हुआ ये था, ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, और ताकि वो क्या कर सके, भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत कर सके, ठीक। लेकिन फिर हुआ फरवरी 1947 में, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे तत्कालीन, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 46, INA के जनरल शाहनवाज गुरदियाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल पूर्व में किस सेना में अधिकारी थे, तो ये अधिकारी थे आपके ये किस में अधिकारी थे आपके, ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 47, 26 जनवरी 1950 को बने भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत आदर्श और मूल्य निर्दिष्ट थे, निम्नलिखित में से कौन सा इस संविधान का हिस्सा नहीं था, ठीक है। 50 में जो संविधान बना था उसमें निम्न में से पॉइंट दिए गए हैं, कौन सा नहीं था। पहला है भारत धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ठीक है। भारत में बालिग मताधिकार पर अधिकार संसदीय प्रणाली होगी, ठीक।
तीसरा है इसने विधि के सम्मुख सभी के समानाधिकार की गारंटी दी। करेक्ट। चौथा है इसमें लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। नहीं, गलत। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन 48 क्वेश्चन क्या, मोपला दक्षिण मालाबार के निर्धन कृषक एवं कृषि श्रमिक होते थे। किन निम्नलिखित निम्न जातियों में से उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण किया? तो वो थे तिया और चेरुमा। तो आपको पता होगा मोपला से संबंधित क्वेश्चन अभी इसी पेपर में एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो शीत युद्ध के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है यूएसए की योजना यह थी कि अपने न्यूक्लियर हथियारों के प्रमोशन के लिए क्यूबा के द्वीप को प्रयोग किया जाएगा। नहीं, ये नहीं था। इसको हम रखते हैं। हम आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन बी के लिए यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों ने अन्य देशों की लड़ाई के लिए सेनाएं और हथियार भेज दी। करेक्ट। रूस ने विराट बर्लिन दीवार का निर्माण किया ताकि पूर्व बर्लिन के वासियों को पश्चिम बर्लिन में जाने से रोका जा सके। करेक्ट। बी है शीत युद्ध की परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में नाटो और वार्सा समझौते अस्तित्व में। करेक्ट। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला, यूएसए की योजना, ये वाली। अगला क्वेश्चन आता है 50वां और अंतिम क्वेश्चन। क्या कहता है, नया इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है इसने अपने ध्यान को समूह लोगों के व्यवहार, रीति रिवाजों को मान्यताओं पर केंद्रित रखा। नहीं था। करेक्ट। इसने ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र से राजनीतिक इतिहास को हटाने का प्रयास किया। करेक्ट। इसने समाज विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों के ढंगों और अंतर्दृष्टि को अपनाया। करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त सब सही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे साथ बने रहें। मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपना वीडियो अपलोड करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सारे फैक्ट आपके सामने रखूँ, इसलिए मैं प्रिपेयर करती हूँ पेपर को, तब आपके सामने लेकर आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करें और यूजीसी का नेट इस बार क्लियर करें। बाय बाय।